जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को, जो हमारे मित्र या विषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं या कर रही हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, ताड़न जाति या उच्छिद व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, द्वित वर्ण क्या होते हैं, द्वित ध्वनियां क्या होती है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, तमाम भूमिकाओं पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। आइए ज्यादा आपसी वार्तालाप न कर अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे घोषत्व या घोष के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्रश्न कैसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए, घोषत्व या घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दोस्तों घोषत्व या घोष के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 साथियों। और घोष का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट यानी कंपन। जी हाँ, क्या होता है? कंपन। तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका अघोष और एक क्या होता है? सघोष। यहां से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों। पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा गया था सघोष का दूसरा नाम क्या होता है? तो सघोष का दूसरा नाम ही होता है क्या? घोष। आइए जरा देखते हैं। यहाँ प्रिय साथियों, यहाँ देखिए, घोष यहाँ भी है, घोष यहाँ भी है, बल्कि यहाँ अ उपसर्ग है, यहाँ स उपसर्ग है। शब्द के पहले जो जुड़ता है वो क्या होता है? उपसर्ग। बाद में जो जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अ का मतलब होता है नहीं, स का मतलब होता है साथ साथ, और घोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपन। और घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे व्यंजन या कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय साथ साथ हमारे स्वर तंत्रियों में यानी गले में कंपन होता है, उसी को सघोष। कुछ ऐसे स्वर और व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में यानी गले में जब कोई वाइब्रेट नहीं होता, कोई कंपन नहीं होता है, तो उसे अघोष कहा जाता है। प्रिय साथियों, याद रखें। तो आइए इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, यानी अघोष कौन से होते हैं, सघोष क्या होते हैं। प्रिय साथियों, पिछली वाली आप वीडियो देखे होंगे कि मैंने एक स्पर्शी व्यंजन का चार्ट बनवाया था, उसी के माध्यम से आप समझ जाना। प्रिय साथियों, जैसे हम बात करें सघोष किसे कहा जाता है, तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का जी हाँ तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कचटक वर्ग होते हैं, याद रखना। जी हाँ, मैंने बताया है, वीडियो जाके देखिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है सघोष होता है। अगर हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण पकड़ के लेकर आएंगे, तो अगर 3 वर्ण है और 3 × 5 करेंगे तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 15 वर्ण हो जाएंगे, आपको मालूम है। इसमें प्लस क्या रखना है? सभी स्वर आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? सभी स्वर होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गए 15 और ये कितने हो गए? 11। अब इसमें क्या आता है दोस्तों? याद रखिएगा, इंतस्थ व्यंजन आता है। इंतस्थ है व्यंजन आता है, और इंतस्थ व्यंजनों को मैंने बहुत भली भांति बताया है, उच्चारण स्थान भी बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी ही जाती, देखिएगा। इंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यार अलावा। इसके साथ साथ दोस्तों अलजीवा जिसे काकल में कहा जाता है, ये भी आता है। ये कितना हो गया? 1। अब जरा ऐड करो मेरे साथ, इनको ऐड करो। 15 ये, 11 ये, 4 ये, 1 तो 11 4 15 यहाँ हो गया, 15 यहाँ कितना हो गया? 30 हो गया। और एक जोड़े तो कितना हो गया? 31 यानी 31।
यानी प्रिय साथियों, हमारे जो सघोष होते हैं, सघोष की कुल संख्या कितनी होती है? 31। लेकिन बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं प्रिय साथियों, उससे पहले जो हमारे मित्र लाइक वाला बटन नहीं प्रेस किए हैं, कर दीजिएगा मित्रों। कंजूसी मत बरतिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त जो बता रहा है एग्जाम में वही प्रश्न आएगा। प्रिय साथियों, मैंने बताया था अंक उच्चारण स्थान नासिक होता है, लेकिन आहा अंग और आहा अयो वाह होता है। लेकिन मैंने ये बताया था जो आहा होता है यानी ये विसर्ग, याद रखिएगा कि उच्चारण स्थान नासिक के में नहीं भाग लेता, इस सघोष में भाग लेता है। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों, मजा आएगा। यही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाला है। आपसे पूछेगा अंग और आहा, अंग तो उच्चारण स्थान नासिक में भाग लेता है, लेकिन आहा कहां भाग लेता है? आहा कहां भाग लेता है? सघोष में भाग लेता है। लेकिन इसको इसमें काउंट नहीं करना है, सघोष की संख्या 31 ही मानना है। क्यों? हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा क्या दोस्तों? ये आहा, आहा और हा, पढ़ो इसको, बहुत भली भांति समझो, पढ़ो इसको फिर। आहा हा, आहा हा, आहा हा, आहा हा, आहा हा। इसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाए जाने के कारण है के साथ आहा भी उन्होंने रख दिया। आपसे पूछे कोई कि आहा सघोष होता है, अघोष होता है, अल्प प्राण होता है, महाप्राण, आप कह देना आहा जो है सघोष होता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों। यानी अब आइए हम देखते हैं अघोष क्या होता है। तो बचा क्या? जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण रख दिए तो यहां क्या बचा? जरा देखो, प्रत्येक वर्ग का यहां क्या बचा? जब तीसरा, चौथा, पांचवा रख दिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां आता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों? अघोष होता है। जी हाँ, तो जब हर एक वर्ग से दो वर्ण पकड़ के लेकर आओगे, 5 वर्ग होते हैं, अगर हम 2 × 5 = 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी दो वर्ण पकड़ के लेके आएंगे। इसकी संख्या कितनी हो गई? 10। तो ये है जो होता है, ये उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों के साथ होता है। तो यहां तीनों सकार आपको ऐड कर देना है। तीनों सकार याद रखना है, इसमें भाग लेता है, लेकिन तीनों सा यहाँ अघोष में भाग लेते हैं। तो यहाँ 3 लिखो। अब इनको ऐड करो साथियों, मजा आएगा। ऐड करो, इनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई प्लीज साथियों, यानी 30 यानी 13। अघोष की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। अब जब हम 13 और 31 जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 3 और 1 4, ये जो 44 आया ना, ये साधारण वर्णों की संख्या आई प्लीज साथियों। साधारण वर्णों की संख्या आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना आपको कितना बताना है? 44 बताना है। प्रिय साथियों, एक बार इसकी साथ लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिएगा। हालांकि दिख भी रहा क्लियर, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों, हमें बहुत कुछ सीखना आपको। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों, इसी में ही बात करेंगे कि प्राण वायु के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जरा देखिए प्रिय साथियों, क्या बात करेंगे? प्राण तत्व ऐसे करेंगे, चाहे प्राण वायु और चाहे प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण
कितने भागों में बांटा गया है, यानी दो। प्राणवायु यानी प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया। एक होता है दोस्तों अल्प प्राण, और एक क्या होता है प्रिय साथियों, महाप्राण होता है। प्राण प्राण दोनों में कॉमन है, प्राण प्राण दोनों में कॉमन है। यहाँ महा लगा है, यहाँ अल्प लगा है। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। महा का मतलब क्या होता है, ज्यादा या अधिक। और प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा जिस भी स्वर या व्यंजन को पढ़ते समय हमारे फेफड़े से होते हुए मुखाग्र के द्वारा जब अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण, जब किसी स्वर या व्यंजन को पढ़ते समय हमारे फेफड़े के द्वारा मुखाग्र से होकर कम मात्रा में वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों 20 दिन में संपूर्ण हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। आइए, महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये इवन नंबर होते हैं, और नंबर यानी विषम संख्या, लेकिन ये सम संख्याएं हैं, दूसरा और चौथा। फिर साथियों अगर दो पॉइंट पकड़ के लेके आओगे कितने हो गए, 10 हो गए। प्लस याद रखिएगा डायरेक्ट यहाँ आपको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन रखना है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन रखना है। प्रिय साथियों इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये टोटल होंगे यहाँ। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का मतलब ये हुआ ये सा और ये है होगा। यानी जब हम देखे थे अभी जल्द ही अघोष और सघोष पढ़े थे, तो सघोष में है था सिर्फ, और अघोष में ये तीनों सकार इधर थे, तो उन तीनों सकार को लाकर हम इधर ऐड कर देंगे। यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। ये तो टोटल अब ऐड करो प्रिय साथियों, ये 10 है, ये 4 है, यानी 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए। यानी महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, 14 यानी 14। आइए अल्प प्राण क्या है, जो बचा क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये ऑड नंबर होते हैं, विषम। यानी 3-3 वर्ण पकड़ के लेकर आओगे और 5 वर्ग हैं तो कितने हो गए। दोस्तों अभी जब इधर जस्ट हमने पढ़ा था क्या, सघोष में सभी स्वर थे, उधर से हमें उठा के लाना है इधर। यहाँ क्या लिख देना है, सभी स्वर लिख देना। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जी हाँ, पर याद रखना जब हम पढ़े थे क्या, सघोष में इंतस्थ व्यंजन, सारे इंतस्थ व्यंजन को यहाँ उठा के रखना। इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। अब इनको जोड़ो जरा प्रिय साथियों, 15 और 11 4 ये 15 कितने हो गए, 30। अब जरा देखो कोई पूछे अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता देना है इनकी संख्या 30 होती है। इनको ऐड करो, 30 और यानी 30 और 14 कितने हो जाएंगे, 44। यानी साधारण वर्णों की संख्या हर कीमत पर, साधारण वर्णों की संख्या हर कंडीशन में कितनी आएगी, आपको मिलेगा 44 मिलेगा दोस्तों। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। प्रिय मित्रों कैसे होती है वो मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक बार आप इसकी साथ लीजिए। चलो ये साथियों आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं प्रिय साथियों। आइए अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं,
कैसे कैसे क्या होते हैं। आइए संयुक्त व्यंजन पर बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं। इसकी परिभाषा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी गई। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जहां दो व्यंजन और एक स्वर हो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। बहुत ध्यान से सुना। जहां 2 व्यंजन एक स्वर हो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी इसकी संख्या 4 होती है। 6, त्र, ज्ञ और क्या? श्रय। इनसे बना शब्द हमेशा और हमेशा तत्सम होता है। लेकिन और जानो, ये 6, त्र, ज्ञ और श्रय, ये 6 किससे किससे बनता है? आधा का और मूर्धन्य सकार से ये 6 बनता है। ये त्र आधा तय और र से त्र बनता है। ये जो ज्ञ है आधा जय और इया से ज्ञ बनता है। ये श्रय तालव्य सकार स्वर रहित और रे से बनता है। आपके एग्जाम में आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। जो एग्जाम में आता है वही बता रहा हूं। प्रीसाथ हूं। आप लाख प्रैक्टिस से हल कर लो, लेकिन जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे, कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। अब जरा सुनो। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 6, त्र, ज्ञ और श्रय, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है दोस्तों, तो हर विधि पढ़कर जाओ। इसको आधा कर देगा हलंत चिन्ह लगाकर। तो जब ये स्वर रहित है तो ये भी जो दोनों बनेंगे ना, ये भी दोनों में हलंत चिन्ह लगा होगा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आधा 6 किससे बनता है? तो आधा का और आधा सा से। त्रा तो आधा ता आधा रा से, ज्ञा आधा जय और आधा इया से, श्रय आधा श्रय और आधा र से। प्रिय साथियों, आइए, जहां 2 व्यंजन एक स्वर हो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कैसे? समझो। जैसे मैंने कहा छ, त्र, ज्ञ और क्या? श्र। प्रिय साथियों, आइए जरा देखते हैं। यानी आधा का और मूर्धन्य सकार से क्या बनता था? ये छा। जो ये वाली सेम कंडीशन है, ये वाली सेम कंडीशन दिख रही होगी। लेकिन अगर इसको हम आधा कर देते हैं तो इसमें से ए स्वर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखो, 2 व्यंजन और एक स्वर है यहां, गलत मत करना। यानी त्रा जो होता है दोस्तों आधा तय और र से बनता है, लेकिन इसको आधा करेंगे तो ए स्वर बाहर निकलेगा। ज्ञ है आधा जय और इया से बनता है, आधा करेंगे तो ए स्वर निकलेगा। स है तो आधा स और रे को आधा करोगे तो ए साउंड बाहर निकलेगा। लेकिन जब इस ए को इसमें शामिल कर दोगे, तो फिर यही वाला रूप प्राप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों प्रारूप सेम है। ये भी प्रारूप सेम है, लेकिन ये वाला जरूर याद रखे जाना, एग्जाम में आता है। कोई भी दे तो आपको सही करना है। प्रिय साथियों, आइए अब देखते हैं अगले व्यंजन की तरफ। एक बार इसकी साथ लीजिए। प्रिय साथियों, अब हम बात करेंगे अगले वाले व्यंजन पर। जरा देखिए, ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात, इसी को क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट या द्विगुणी व्यंजन। ध्यान सुनो, इन सबका मतलब एक होता है, पर इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ये होती है। ये इस सिंबल का नाम है ताड़नजात, उच्छिष्ट या द्विगुणी।
लेकिन अगर इस सिंबल को हटाकर ऐसे लिख देते हैं तो इनका साउंड अलग निकलता है। ये डा और ढा पढ़े जाते हैं जो स्पर्शी व्यंजन में भाग लेते हैं, लेकिन ये अड़ा और अढ़ा होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन में नहीं भाग लेकर ताड़नजात उच्छिष्ट या द्विगुणित व्यंजन ये कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये ताड़नजात की याद रखना, इन्हें ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। औच्छिष्ट शिक्षक भर्ती में ये पूछ लिया गया था उच्छिष्ट या द्विगुणित का तीसरा नाम क्या होता है, तो ताड़नजात होता है, याद रखेगा। आइए अब चलते हैं आगे। जी हाँ, अब जरा देखो, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं दोस्तों। द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है? द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल हम लिख दें, जैसे मैंने लिखा मक्का, जैसे मैंने लिखा मक्का, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, यहां देखो, इसको हटा देते हैं, मक्का लिखा, दिल्ली लिखा, सच्चा लिखा, कच्चा लिखा, ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों जब किसी भी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला आधा हो, बाद वाला पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति समान हो, आधा का के बाद पूरा का आया, आधा ला के बाद पूरा ला आया, आधा चा के बाद पूरा चा आया, ऐसे आधा चा के बाद पूरा चा आया, तो इन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। प्रिय साथियों याद रखना। लेकिन अगर कुछ संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है, तो जैसे मैंने लिखा मक्खन, अब जरा देखो मक्खन में बीच वाला वर्ण आधा है, बाद वाला पूरा है, लेकिन ये आधा का के बाद पूरा का आता तो द्वित्व वर्ण बन जाता, लेकिन का के बाद खा आया, समान जाति का व्यंजन नहीं आया, तो इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब एक बार आप इसकी साथ लीजिए, इसके साथ साथ हम विदेशी वर्ण भी बता दे रहे हैं। विदेशी वर्ण हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो ग, ग, ऐसे ना ग, ज, फ। दोस्तों एक बार इसकी साथ लीजिए आप, हाँ इसके साथ लीजिए। चलो विदेशी वर्ण 4 होते हैं, क, ज और क्या है। इनके साथ नुक्ता चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। और ये याद रखना क्या होता है, ये विदेशी वर्ण होते हैं 4। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि विदेशी वर्ण कितने होते हैं, बहुतों पूछा जाता है दोस्तों। विदेशी वर्ण 4 होते हैं, इनको याद रखना, का, जा, फा, आ। लेकिन जा और फा जो होते हैं ना, आगत व्यंजन सिर्फ होते हैं। अगर सिर्फ आपसे पूछ ले कि जा और फा क्या होते हैं, तो इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। आगत व्यंजन कहा जाता है, आपको पता है ऑलरेडी। तो एक बार इसकी साथ लो दोस्तों, फटाफट। चलो अब चलते आगे की साथ में। अब देखो दोस्तों, जैसे अभी हमने पढ़ा अयोगवा, संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन, और क्या दोस्तों? ताड़नजात। ताड़नजात का दूसरा नाम क्या? उच्छिष्ट या द्विगुणित। यहां लिख देते हैं अगर ना जान पाना, तो जैसे मैंने लिख दिया द्विगुणित, द्विगुणित, और इसी को उच्छिष्ट भी कहा जाता है। उच्छिष्ट भी कहा जाता है। तो जरा देखो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2,
संयुक्ताक्षर कितने होते हैं 4, ताड़नजात कितने होते हैं 2, यानी इनको ऐड करोगे तो कितने होंगे टोटल 8 होंगे। बहुत ध्यान से सुना। अभी हम पढ़े थे आगे चलकर दोस्तों हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 होते हैं, लेकिन मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है या स्वरों की संख्या तो 11। अब इनको जोड़ो यहाँ, बहुत ध्यान से सुना, कितने हो जाएंगे दोस्तों 5 1 6 2 1 3 36 हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ प्रिय साथियों। लेकिन इसके पहले जब आपने पढ़ा था दोस्तों क्या कि मूल व्यंजन किससे किससे बनते हैं, मूल व्यंजन किससे किससे बनते हैं, बहुत ध्यान से सुना। अगर हम इस स्पर्शी व्यंजन में हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, अभी बात बताते हैं, देखो अगर इस स्पर्शी व्यंजन में हम ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं 4, प्लस क्या होते हैं दोस्तों इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। 25 में 4 4 एक जोड़ोगे 25 8 कितने हो जाएंगे 33 हो गए। तो मूल व्यंजन किससे किससे बनता है, तो आपको मैंने बताया था कल वाली क्लास में, ये क्या हो गया मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। लेकिन अब इस 33 में, और ध्यान सुना, इस 33 में अगर हम 11 स्वर जोड़े, क्या जोड़े दोस्तों स्वर जोड़ दें, अब देखो ये कितने हो गए 44 हो गए। कितने हो गए 44 हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या न कहकर, जी हाँ देखो साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है 44 होती है। लेकिन अब इस 44 में प्लस ये अयोगवाद संयुक्त व्यंजन ताड़नजात, इसको 8 जोड़ दो, 8 ये जोड़ दो। बहुत ध्यान से सुनना, अगर जैसे स्पर्शी व्यंजन है 25 में 4 ऊष्म जोड़े 4 इंतस्थ जोड़े, तो ये मूल व्यंजनों की संख्या आ गई 33। कोई कहे 33 कैसे आया, ऐसे आया। 11 स्वर जोड़े तो साधारण वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 44 होती, कैसे आया तो उसको ये बता देना। इस 44 में जब हम अयोगवाद 2 संयुक्त व्यंजन 4 और ताड़नजात को जोड़ेंगे यानी 8, तो जरा देखो 8 4 12 के 2 कैरी 1 बचा यानी हाथ लगे, और 4 1 5, ये क्या आया 52 आया। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आगे कितनी होती है, आपसे कोई पूछे तो 52 कितने होते हैं 52। लेकिन दोस्तों दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, आइए। लेकिन इस 52 में कुल वर्णों में यानी 52 वर्णों में यदि हम 4 जोड़ दें विदेशी वर्ण जोड़ दें तो 52 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 56 हो गए। ये मानक वर्ण हो गए। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं रियल बता दूं प्रिय साथियों, ऐसे बहुत से आपके मित्र बताने वाले कम मिलेंगे एकदम जीरो दान लगाकर। मेरी गारंटी दोस्तों, आप कहीं पढ़ के देखिएगा, लेकिन एक बार मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे, लोगों से अलग पाएंगे, सीख के जाना, बहुत कुछ आप करके आओगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है। तो ये क्या हो गए 56 हो गए। तो 56 ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या आ गई। मानक वर्णों की संख्या जो होती है, आपसे पूछा जाए कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो मानक वर्णों की संख्या 56 होती है। कैसे कैसे हुआ आप देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी साथियों, आपने देखा बहुत अच्छे से आपके टॉपिक क्लियर हुए, वर्ण विचार मैंने क्लियर कर दिया। जहां से प्रश्न आपके आते हैं बहुत अच्छे से भली भांति आप देखेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, है ना। वीडियो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डेली आप तक पहुंचे। 20 दिन में पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट कराएंगे प्रिय साथियों, ताबड़तोड़ हिंदी चलेगी। और मेरी ये गारंटी, एक बार पढ़ के जाओगे ना तो टोटल सही करके आओगे। लेकिन हाँ,
आप पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब पढ़ते रहिएगा। ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा। अपना फालतू समय कहीं भी किसी के साथ मत दीजिएगा, खुद किताब से पढ़ डालो दोस्तों। तो प्लीज साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।